पिछले वीडियो में हम स्वरों को दो आधारों पर विभाजित करके पढ़ चुके हैं। पहला आधार हमारा था मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर, और दूसरा हमारा आधार था ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, तीसरा आधार, और चौथा आधार होगा तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। क्या होगा चौथा आधार? तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। जोर से मेरे साथ बोलते रहें जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखें, तो तीसरा आधार पढ़ते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। देखो, प्रश्न पूछा जा सकता है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं तीन प्रकार के। कितने? तीन। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। दोबारा बताएं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखें, जीभ का प्रयोग कैसे? देखो, आप जानते हैं कि स्वरों को बोलने में या व्यंजन कुछ भी है, पूरी वर्णमाला को बोलने में हम जानते हैं जीभ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है या नहीं? देखो, जीभ ही महत्वपूर्ण नहीं है, जीभ के साथ कंठ महत्वपूर्ण है, तालु महत्वपूर्ण है, दांत महत्वपूर्ण है, लेकिन जीभ का एक अपना अलग महत्व है। जीभ के बिना तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। आप मानते हो इस बात को? दांत नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ भी फिर भी बोला जा सकता है, लेकिन जीभ के बिना तो बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है। तो जीभ का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए हमने जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को विभाजन किया। इसका मतलब यह है कि स्वरों के प्रयोग में जीभ किस तरीके से प्रयुक्त हो रही है, हमने इस आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा। देखो, पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। सुनना, अग्र माने अगला, मध्य माने बीच का, पश्च माने लास्ट, पिछला। ध्यान रखना, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र माने आगे वाला, पहला वाला भाग यूज हो रहा है, उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का बीच का भाग प्रयोग हो रहा है, उन्हें हम कहते हैं मध्य स्वर। और जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला यानी कंठ को टच वाला भाग प्रयोग हो रहा है, उन्हें हम कहते हैं पश्च स्वर। देखें, मैंने यहाँ पे जीभ का चित्र बनाया हुआ है। जिनका प्रयोग जीभ के अगले भाग से होगा उन्हें हम क्या कहेंगे बाबू? अग्र स्वर। क्या कहेंगे? अग्र। और जिनके उच्चारण में जीभ का बीच का हिस्सा प्रयोग होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर। और जिनके उच्चारण में जीभ का लास्ट यानी जो गले को टच करने वाला भाग वो प्रयोग होगा, उसे हम कहेंगे पश्च। पश्च माने पिछला, पश्च स्वर। क्या ये बात समझ में आई? बताओ जल्दी। ठीक, अब कौन है अग्र स्वर? हम इनका प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे हिंदी में। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आप रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है? इसलिए प्रैक्टिकल करेंगे। देखो, अग्र माने अगला, यानी जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग आप देखोगे हल्का या तो वाइब्रेट करेगा या एक्टिव होगा, आप समझ रहे हैं, या क्रियाशील होगा। यानी जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग का ज्यादा प्रयोग होगा, उन्हें हम अग्र स्वर। उदाहरण कौन है? आप बोले ई, आप जीभ का अगला हिस्सा देखोगे ऐसा हल्का सा स्ट्रेच हो रहा है, ई। जोर से बोलो, ई, ए, आई, री। री बोलते हुए तो जीभ ऐसे वाइब्रेट भी कर रही है या नहीं? दोबारा बताएं, ई, ए, आई, री, है ना? इनके उच्चारण में जीभ के आगे वाले हिस्सा या तो स्ट्रेच हो रहा होगा या हल्का वाइब्रेट हो रहा होगा, इसीलिए इन स्वरों को हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर। ठीक है कि नहीं? अगला है मध्य स्वर। मध्य स्वर एक ही है। अब आप इसका उच्चारण मेरे साथ करोगे तो जीभ का जो बीच का हिस्सा है वो हल्का सा डाउन होगा। बोलो अ, ऐसा हो रहा है कि नहीं? दोबारा बोल के दिखाओ, अ। जीभ का बीच का हिस्सा हल्का डाउन हो रहा है, अ। मध्य स्वर एक ही स्वर है जिसका नाम क्या है? अ। अब आओ पश्च स्वर में। इनके उच्चारण में न तो अगला कुछ भाग प्रयोग होगा न बीच का, सीधे कंठ से आवाज आएगी, तो जीभ का पिछला हिस्सा प्रयुक्त होगा। बोलो आ। अब देखो मुंह कितना बड़ा हो रहा है, आ। अब बोलो ओ, ओ। देखो पीछे गले में वाइब्रेट हो रहा है, जहां पे जीभ शुरू हो रही है वहां पे वाइब्रेट हो रहा है, ओ, ओ, आओ। दोबारा आ, ओ, आओ। आप देख रहे हो ना, लास्ट स्वर वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए इन स्वरों को हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर क्या आपको ये तीन प्रकार के स्वर समझ में आ गए? बताओ। अब प्रश्न वाला कैसा प्रश्न पूछेगा? प्रश्न वाला पूछेगा कि स्वर दे देगा, बोले इनमें से कौन अग्र स्वर है, या बोल देगा इनमें से कौन मध्य स्वर है। तो मध्य तो सरल एक ही स्वर है, बाकी अग्र और पश्च वालों में आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है? अगर मैं इसका क्लू बताऊं तो
मध्य तो हमको पता ही है, बाकी जितने ऐसे ऊ से मिलके ऐसे ऐसे अ से मिलके बने हुए हैं, जैसे ये देखो आप, ये सब के सब पश्च स्वर हैं। ये आपके पास थोड़ा ट्रिक का काम करेगा, आगे समझ में। अब जो सबसे तगड़ा लोगों को समझ में आने में थोड़ी देर लगती है वो है तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। किस आधार पर? तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। अब पॉइंट है कि सर तालु कौन सा होगा, पहले ये भी तो समझना पड़ेगा। देखो ये जीभ है, और जीभ के ऊपर ऐसे करके, ये जो ऐसे करके है ऊपर से, बताओ है या नहीं? ऐसे ये जीभ का निचला हिस्सा ये ऊपर से ऐसे है या नहीं? अब देखो ऊपर डिजाइन भी बना हुआ, ऊपर अगर आप हाथ लगाओगे डिजाइन बना, तो ये जो ऊपर से ऐसे करके बना हुआ है इसी को हम तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु। अब हम कह रहे हैं कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर पहले हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। देखो तालु की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं बाबू 4 प्रकार के। कितने होते हैं बच्चे? 4 प्रकार के। पहला स्वर बताएं मेरे साथ, विवृत स्वर। क्या होता है? विवृत स्वर। दूसरा अर्ध विवृत स्वर। तीसरा अर्ध संवृत स्वर, देखना अर्ध संवृत स्वर। और चौथा संवृत स्वर। मैंने जानबूझ के मैंने पहले संवृत नहीं लगाया क्योंकि उसे समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने पहले अर्ध संवृत लगाया फिर संवृत लगाया। समझ रहे हो नहीं? दोबारा सुनना। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4 प्रकार। पहला बताइए विवृत स्वर, दूसरा बताइए अर्ध विवृत, तीसरा अर्ध संवृत, चौथा संवृत स्वर। ठीक है, अब इनकी मीनिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जो हमने इन स्वरों को डिवीजन किया, ये क्या तालु की स्थिति के आधार पर। किस आधार पर? तालु। यानी जो जीव के ऊपर ऐसे डिजाइन वाला जो तालु है हमारा, ये तालु कैसा है, कोई भी स्वर के प्रयोग में तालु हो कैसे रहा है। अब होगा कैसे, वो आपस में हिलजुल तो ज्यादा सकता नहीं है, तो यानी तालु कितना खुल रहा है या कितना बंद हो रहा है, इस आधार पर ये स्वर है। आप समझ रहे हो? यानी ये जो तालु है, क्योंकि तालु ऊपर नीचे मुंह खुलेगा तभी तो आवाज बाहर आएगी ना, तो तालु कितना खुल रहा है इसी आधार पर हम स्वरों को डिवीजन करते हैं। देखें पहले यहां देखो, एक होता है विवृत स्वर, पहला वाला विवृत स्वर। यानी विवृत माने मैंने लिखा हुआ नाम खुला, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जो हमारा तालु है ये पूरा खुल जाएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर। क्या कहते हैं? विवृत स्वर। उसका उदाहरण देखो, आ, पूरा मुंह देखो पूरा खुल जा रहा है, बोलो आ, बोलो पूरा खुला ना मुंह, कैसे स्वर है? विवृत स्वर। आसानी से समझना, बहुत ज्यादा नहीं। जिन स्वरों के उच्चारण में जो तालु है बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा कम खुलता है, आप समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा से थोड़ा कम, यानी आ के उच्चारण में इतना खुला तो फिर नीचे वाले स्वरों के उच्चारण में हल्का कम। औ बोलो औ, देखो कितना खुल रहा है, आ में इतना, औ में इतना। ऐसे स्वरों को हम अर्ध विवृत कहते हैं। विवृत का मतलब होता है खुला, और अर्ध विवृत का मतलब होता है आधा खुला। क्या होता है? आधा खुला। और अर्ध विवृत वाले कौन है? औ, आई है सर, आई, ओ, आओ। दोबारा बोलो, औ, आई, आई देखो कितना मुंह खुला, आई, आओ। और ये आओ कौन सा वाला? ऑफिस वाला, अंग्रेजी वाला, ये आगत ध्वनि है, ऑफिस वाला आओ। आप देख रहे हो कि नहीं? यानी आ से हल्का कम जब खुले तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर। आपको समझ रहे? इसके लिए मैंने यह चित्र भी बनाया हुआ, यहां जरा ध्यान दे जरा। विवृत में देखो मुंह कितना खुल रहा है, पूरा खुल रहा है, लेकिन अर्ध विवृत में देखो कि थोड़ा कम खुल रहा है या नहीं? और अर्ध विवृत स्वरों के उदाहरण ये विवृत है, ये अर्ध विवृत। इस वाले में मुंह पूरा खुल रहा है और अर्ध विवृत में देखो थोड़ा कम खुल रहा है या नहीं? अब तीसरा पॉइंट है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत का मतलब होता है, संवृत का मतलब होता है बंद। संवृत का मतलब क्या होता है? बंद। अर्ध माने आधा, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। जैसे विवृत का मतलब होता है खुला, और अर्ध विवृत, अर्ध माने आधा, विवृत माने खुला हुआ, आधा खुला हुआ। तो जब बहुत ज्यादा खुला हो तो विवृत, थोड़ा कम खुला हो तो अर्ध विवृत। अब थोड़ा और डाउन आ गया तो अर्ध संवृत, थोड़ा और डाउन आ गया तो अर्ध संवृत। और इसके दो ही उदाहरण है, एक होता ए, एक होता ओ। क्या है दो उदाहरण? ए, ओ। अब देखो और डाउन आ गया मुंह, यानी तालु जो है अब और डाउन आ गया, ए, ओ। आप समझ रहे हो कि नहीं? क्या होगा? अर्ध संवृत, यानी आधा बंद स्वर। क्योंकि इनके उच्चारण, तीसरा वाला देखिए, इनके उच्चारण में मुंह अर्ध विपरीत से थोड़ा और कम खुलेगा, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध संवृत स्वर। क्या कहते हैं? अर्ध संवृत। अब फाइनल वाला, जिनके उच्चारण में मुंह अब इतना खुलेगा, बहुत कम, यानी तालु अब और डाउन आ जाएगा, कौन है? अर्ध। अच्छा अब है संवृत स्वर। संवृत कौन है? ई, ई देखो मुंह अभी इतना हो गया, ई, ई, उ। ये देखो उ बोलो कितना कम हो गया, उ। और री,
देखो इनके उच्चारण में कितना कम हो गया है। तो जिनके उच्चारण में बिल्कुल कम, ये देखो मैंने यहाँ पे चित्र द्वारा दिखा दिया, जीभ है ऊपर से तालु ऐसे करके, तो देखो अब बहुत कम, यानी मात्र सिर्फ प्राणवायु बाहर आई तो ही आवाज बाहर आई, इसलिए सबसे कम खुला हुआ है उसको हम कहते हैं संवृत। और संवृत का मतलब होता है बंद, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत कम खुले, यानी बंद बंद जैसा लगे, ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? संवृत स्वर। कौन है वो? ई उ और ऋ स्वर। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं? हमने कहा तालु कितना खुला हुआ है, बहुत ज्यादा खुला हुआ है, तो क्या होगा बताओ? विपरीत स्वर। थोड़ा और कम खुला हो तो क्या होगा? अर्ध विपरीत स्वर। थोड़ा और कम खुला होगा तो अर्ध संवृत, और बिल्कुल हल्का खुला हुआ आवाज, हवा बाहर आने लायक, तो उसे क्या कहेंगे? संवृत स्वर। आया समझ में? देखो हमने स्वरों के प्रकारों को अब तक पिछली क्लास में 2 और इस क्लास में 2 आधारों पर डिवीजन कर दिया, यानी विभाजित कर दिया है। अगली क्लास में हम 2 और प्रकारों पर स्वरों के आधारों की बात करेंगे, यानी स्वरों के प्रकार और आधारों पर बात करेंगे, और जो है उसके बाद हमारे स्वर जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। बहुत ज्यादा लंबी क्लास, लेंथी क्लास जिसमें आप बोर हो जाए, हम उसे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसे हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। आए समझ में? ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।